स्थापित उपाध्याय सभागार में आप सभी पत्रकार भाइयों का, बहनों का स्वागत, अभिनंदन, जोहार। आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हम सभी बीच उपस्थित हैं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, पूर्व में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी। मैं उनका इस मंच पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भाई मृत्युंजय शर्मा जी। मैं आपका भी स्वागत करता हूं और माननीय बाबूलाल मरांडी जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि आज के संदर्भ में मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखें। आदरणीय बाबूलाल मरांडी। चलिए भाई, आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, क्योंकि आज आप सबके ध्यान में है कि पिछले 13 तारीख को जब सांसद से MMDR एक्ट पारित हुआ और उसके बाद इस समय झारखंड में जो यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस पार्टी हो, या कह सकते इंडिया अलायंस के नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। बयान ही नहीं दे रहे बल्कि केंद्र को धमकी भी दे रहे हैं। आश्चर्य होता है जब 13 तारीख को सदन में MMDR संशोधन विधेयक को लाया गया, उस समय ये लोग वहां बहस में भाग नहीं लिया बल्कि उस समय लोग हंगामा करते रहे। मैं समझता हूं अगर उस दिन सदन में लोग बहस करते तो यहाँ इंडिया अलायंस के 5-5 MP थे लोकसभा, फिर राज्यसभा में भी उनके 2-2 MP, 3 है, हाँ 3 MP है राज्यसभा में। तो स्वाभाविक है कि लोकसभा और राज्यसभा से जब बिल पारित हो रहा था उस समय ये लोग वहां बहस करते, तो मैं समझता हूं कि इन लोगों को सही उत्तर या सही जानकारी मिलती। लेकिन इन सबको एक्ट से भी कोई मतलब नहीं है, झारखंड से भी कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ राजनीति करना है और राजनीति में भी सिर्फ हंगामा खड़ा करना और उससे अधिक कुछ भी नहीं। क्योंकि MMDR एक्ट 2026 जो पार्लियामेंट से जो पारित हुआ है उसमें से बहुत कुछ किया भी नहीं है। यानी उसमें से 9D की धारा में उन्होंने थोड़ी सी संशोधन किया है। 9D क्योंकि राज्य सरकार ये जो मेजर मिनरल होता है उसमें अपने ढंग से वो टैक्स लगाते थे मनमानी तरीके से, जिस कारण से माने कुछ जो प्रमुख खनिज है उसके मूल्य में जो देश भर में जो एक रूपता होनी चाहिए उस एक रूपता को वो खंडित करता है। और इस कारण से छोटे जो उद्यमी होते हैं, यानी जिनका अपना कोई कैप्टिव माइंस आज की तारीख में तो नहीं है लोगों के पास, क्योंकि धीरे धीरे वो लीज समाप्त हो रहा है। यानी हर कुछ वो खरीद करके, चाहे कोयला हो चाहे आयरन ओर हो, वो मार्केट से वो परचेज करते हैं और परचेज करके फिर वो ऑक्शन में लेते हैं और अपने कारखाना को चलाते हैं। उसमें से जो झारखंड सरकार ने जिस प्रकार से जहां जो सेस लगाया, तो स्वाभाविक रूप से देश के अन्य राज्यों से माने काफी अधिक है और इस कारण से उद्योग धंधे में झारखंड तो प्रभावित हो ही रहा था, लेकिन झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी यहां से जो
कोयला या आयरन और जो परचेज करते हैं, ऑक्शन में लेते हैं, तो उनको जो मूल्य चुकाना होता है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कॉस्ट भागता है तो हर कुछ उससे प्रभावित होता है। इसीलिए केंद्र सरकार ने ये कानून ले आई, संशोधन ले आया, भाई बिना केंद्र की परमिशन से अतिरिक्त कोई टैक्स शेष राज्य की सरकार नहीं लगा सकती है। इतना ही उनमें उसमें भी बाकी जो शेष चीजें हैं, चाहे रॉयल्टी हो, चाहे वो डीएमएफटी फंड हो, यानी जितनी भी प्रकार के पूर्व से जो लगे हुए केंद्र जो टैक्स लगाए हुए हैं, उसमें से कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया है केंद्र सरकार, यानी वो जैसे के तैसे ही है। और फिर ये जो कानून बना है, ये जो झारखंड में इतना ये लोग उछल कूद कर रहे हैं, कोई झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने कानून नहीं बनाया है। ये जो एक्ट में जो संशोधन किया है संपूर्ण भारतवर्ष के लिए किया है। और खनिज झारखंड में ही नहीं, उड़ीसा में भी है, खनिज छत्तीसगढ़ में भी है, खनिज बंगाल में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी, यानी देश के करीब करीब राज्यों में है खनिज जो वृहत खनिज, मात्रा चाहे जो भी हो। तो कहने का अर्थ है जब सभी जगहों पर यानी पूरा देश के लिए लगाया, तो फिर झारखंड में इन लोगों को है तौबा करने की समझ से, जिसको कह सकते हैं, परे लगता है। अगर मैं आज कहूं कि यह सरकार शायद इसलिए हल्ला कर रही है डीएमएफटी फंड के, क्योंकि एक तरफ छात्र नौजवान अपनी मांगों को लेकर के, अब तो 22-23 दिन यानी अब महीना दिन होने में आप कुछ एक दिन बचा हुआ है जो धरना पर और भूख हड़ताल पर बच्चे बैठे हुए हैं। इस आंदोलन को भी डाइल्यूट करने का सरकार की एक प्रकार से एक प्रयास है। आप सब लोगों की जानकारी के लिए भाई देश में 14-15 के पहले राज्यों को मात्र 60.24% राज्यों को हिस्सा मिलता था। जो भी खनिज से, चाहे वो रॉयल्टी से आता हो या अन्य से आता था, जो या जीएसटी से आता था, ये सब जो वसूलती थी, उसमें से 60.24% राज्यों को पहले मिलता था, यानी 2014-15 के पहले। और केंद्र सरकार को 39.76% मिलता था। लेकिन जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, इसको क्रमशः इसको बढ़ाया शेयर को। आज 25-26 में जो राज्यों को जो मिल रहा है शेयर 88.53%, और केंद्र को मिल रहा है, केंद्र जो अपने पास रखता है वो 11.47%। आप सोच सकते हो, यानी कुल मिलाकर के ये धीरे धीरे और भी अगर आप जोड़ेंगे तो ये 90% के करीब आप क्या बोलते हैं स्टेट को मिलता है, राज्य सरकारों को मिलता है। उसका आंकड़ा में भी जो पिछले एक दशक में, जैसे हमने कहा कि 14-15 में जो मिलता था, 14-15 में 25,206 करोड़ रुपया राज्यों को मिलता था। ये बढ़ करके परसेंटेज में कहेंगे तो 354% बढ़ा है। लेकिन अमाउंट में अगर हम इसको देखते हैं तो 2025 और 26 में ये बढ़ करके 1,14,549 करोड़ रुपया ये राज्यों को मिला। पहले कितना मिलता था सबको पता है, 25,000 करोड़। अब
वो बढ़ करके 1,14,549 करोड़। ये अपने आप में समझ सकते हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई पैसा केंद्र में रखते नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि देश की राज्य भी तरक्की जब तक नहीं करेगी तब तक ये देश कैसे तरक्की करेगा, कैसे मजबूत होगा। तो केंद्र में जो पहले जहां 39.76% पैसे रखते थे केंद्र सरकार, अब उसको घटा करके मात्र 11.47%। शेष जो राशि है वो राज्यों को ही बांट दिया जाता है, जिस राज्य में जितना आता है उसके अनुपात में। उसको अगर टोटल में हम देखते हैं 2015 से लेकर के आज तक जो राज्यों को मिला है रॉयल्टी में, जीएसटी में 2,32,000 करोड़, और नीलामी से जो प्रीमियम से जो आय हुआ है राज्यों को 96,000 करोड़। तो यही साफ बता रहा है कि भाई केंद्र सरकार कोई राज्यों का हक को नहीं मारता, बल्कि राज्यों को जस के तस पैसे दे रही है केंद्र सरकार। पहले जब कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार होती थी, उस समय तो राज्यों को मिलता ही नहीं था, और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से कर्म सा प्रत्येक वर्ष राज्यों को मिलने वाले जो राज्य अंश होता है, जिसको कह सकते हैं रॉयल्टी में, उसको बढ़ाया है उत्तरोत्तर, और करीब करीब 90% के निकट पहुंचा है। इसके बाद भी अपोजिशन के लोग झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राज्य के हक को मार रहे हैं। तो ये साफ दिखता है। फिर इन्होंने क्यों इस प्रकार की करना पड़ा, तो इसका थोड़ी सी अगर आप देखें, 2024 में इन्होंने जब अपना नियम बनाए राज्य सरकार ने शेष वसूलने का, तो 2025 में जब से लेकर के अब तक उन्होंने क्या किया है, 3 बार उस क्या बोलते हैं शेष की राशि को उन्होंने बढ़ाया, अमाउंट को बढ़ाया। प्रति टन ये जो क्या कहते हैं आयरन ओर में पहले मार्च 2025 में था 100 रुपया प्रति टन, उसके बाद उन्होंने 400 रुपया किया, फिर दिसंबर आते आते इन्होंने 600 रुपया किया। यानी अभी तक ये कानून के बनने तक ये जो वसूली हो रही है प्रति टन 600 रुपया आयरन ओर में। उसी प्रकार से कोयला में भी पहले 100 रुपया था, फिर 250 रुपया, अभी 450 रुपया, ये प्रति टन। आप सबको अच्छी तरह से पता होगा कि कोयला हो या आयरन ओर हो, उसका अपना अपना एक ग्रेड होता है। कीमत भी जो तय होता है वो ग्रेड के अनुसार तय होता है। जो आयरन ओर कम ग्रेड का, जैसे झारखंड में शायद 45 या 50 के ग्रेड का यहां आयरन ओर है, तो उसकी कीमतें कम होती है। लेकिन इन्होंने प्रति टन जिस प्रकार से लगाया, तो यानी अगर उसकी 1000 रुपया, आगे उसको डाटा में है क्या कहते हैं, उसकी जो कीमत है प्रति टन क्या कहते हैं 45 से ग्रेड फाइंस का 45 से 51 का 1290 रुपया। लेकिन आज के तारीख में उसका जो शेष उन्होंने लगा दिया है वो क्या है, 600 रुपया राज्य सरकार ने शेष लगाया। रॉयल्टी, डीएमएफटी और एनएमईटी इसका 19.8% है, अर्थात 255 रुपया ये होता है। कुल मिलाकर के 855 रुपया ये अब उनको देना पड़ेगा। अब इसका अगर आप मूल्य जोड़िएगा औसत, और जो हाई ग्रेड का 50 और 60 का 3,900 रुपया, तो उसका आपको सीधे डिफरेंसेस दिखाई पड़ेगा। यानी झारखंड को तो उससे नुकसान है,
और उस कारण से झारखंड में क्या हुआ है आप देखेंगे, जब सेल का भी या टाटा कंपनी का भी फाइन्स पड़ा हुआ है डंप ढेर के सारे, उनके लिए ऑक्शन करना मुश्किल है कि कौन लेगा। बाहर वो कोई ले नहीं सकता है, इसलिए बाहर नहीं लेगा कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में उससे आपके सस्ते में उनको आयरन ओर मिल जाएंगे, तो फिर यहां वो महंगे में इतने पैसा दे करके क्यों लेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर ये नहीं रहता शुल्क तो वहां भी वो सारे चीज को ऑक्शन करते और पैसा सरकार को मिलता। लेकिन ये झारखंड सरकार ने अपने जो नए ये जो राज्य का जो उपकार लगा दिया है, जिस कारण से इस प्रदेश को नुकसान हो रहा है, और प्रदेश को ही नुकसान, देश को भी इससे नुकसान हो रहा है। और आप सबके जानकारी के लिए भाई, ये झारखंड सरकार पड़ोस के राज्य उड़ीसा है, पड़ोस में राज्य उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ तो लगाया ही नहीं है टैक्स। उड़ीसा में मात्र कितना लगाया है? नहीं, उड़ीसा में 22 रुपया 50 पैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट सेस लगाया मात्र। और झारखंड में जिसको बोल रहे छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में 15% लगाया था, अनुमानित ये किया था, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिली, हाई कोर्ट में उसको रद्द कर दिया। और झारखंड में यहाँ 600 रुपया वसूली हो रहा है, 600 रुपया आयरन ओर से और 450 रुपया कोल से। आप समझ सकते हो, वो सब भी माइनिंग स्टेट है। और उसका अगर आगे आप देखेंगे तो ये उड़ीसा वगैरह में उड़ीसा गवर्नमेंट ने मैंने पिछले 6 साल में उसको ये कर रहे थे, बगल के उड़ीसा में पिछले 6 वर्षों में 35 खदानें वहां शुरू किया गया। और 35 खदानें जब वहां शुरू हुई तो उनको अभी तक कितना मिल गया? 87,000 करोड़ रुपया उनको प्राप्त हुआ प्रीमियम से। उसको अगर आप औसत जोड़ेंगे तो साल में यानी लगभग 15,000 करोड़ उसको आप मान सकते हो। और झारखंड सरकार ने जो अतिरिक्त शेष भी लगाया था, जिसके वो कह रहे हैं कि हमें नुकसान होगा, तो इनको कितना प्राप्त हुआ है? जो सरकार के आंकड़े देख रहे थे 7,500 करोड़। और झारखंड सरकार ने अपना जो कोयला में क्या कहते हैं खनिज में जो एक टारगेट लक्ष्य तय किया था वो 22,000 करोड़ था, और 22,000 करोड़ रुपया वो प्राप्त नहीं कर पाया। मात्र कितना किया? 16,000 करोड़ रुपया। कहने का अर्थ है कि उसमें भी वो 6,000 करोड़ रुपया की आय यानी रिसोर्स उन्होंने नहीं कर पाए। आखिर ये क्यों कम हुआ? इसका एकमात्र कारण है, एक तो झारखंड में हम सब लोग देखते हैं कोयला में जिस प्रकार से सेस रॉयल्टी को बढ़ाया, तो एक तरफ आप जगह जगह सुनते होंगे कि कोई कोयला बिक नहीं रहा है, सीसीएल और बीसीसीएल का ये भी चर्चा सुनते हैं। दूसरी तरफ सुनते हैं कि इलीगल खूब यहां से कोयला की बिक्री हो रही है। तो जब इलीगल बिक्री होगी तो स्वाभाविक है कि उसका पैसे जो वसूले जाते हैं वो टैक्स तो सरकार की खजाना में नहीं जाता है, वो सरकार में बैठे हुए लोगों के, अफसरों के और दलालों की तिजोरी उस पैसे को भरता है। तो कुल मिलाकर के जो नुकसान हो रहा है ये इस कारण से नहीं नुकसान हो रहा है, इस कारण से नुकसान हो रहा है सरकार की जो आक्रमण्यता है। भाई, हमारे पास खनिज का 40% भंडार है, लेकिन हम कहां हैं? हेमंत सोरेन की 6 वर्षों में 4 खदाने को नीलाम भी हुआ है, तो अभी तक वो शुरू नहीं हो पाया। देश के अन्य राज्यों में
शुरू हो गया, काम चल रहा है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग क्या कहते हैं उसको, डाटा है। जैसे उड़ीसा में 74 में 35 का में काम प्रारंभ हो गया, कर्नाटक में 18 पर काम शुरू हो गया, गुजरात में 14 पर काम शुरू हो गया, मध्य प्रदेश में 10 पर काम शुरू हो गया, छत्तीसगढ़ में 5 पर काम शुरू हो गया, झारखंड में 0 है। तो आप समझ सकते हो, अगर झारखंड सरकार भी खदानों की नीलामी करती तो प्रीमियम से भी पैसा आता और रॉयल्टी भी आता, फिर डीएमएफटी फंड भी आता। लेकिन डीएमएफटी फंड में तो झारखंड में इन 10 वर्षों में 19,000 करोड़ रुपया करीब आया, लेकिन उस पैसे का भी लोगों ने बंदर बांट किया। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आज जो झारखंड सरकार ये जो है तौबा मचा रही है, हम खनिज बंद कर देंगे, आंदोलन को ऐसा दिखा देंगे। भाई, जो लड़के आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन को डाइल्यूट करने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार वास्तविकता से कोसों दूर वो भाग रही है, इधर उधर जा रहा है। क्योंकि यहां लड़का और लड़के में नहीं कहता हूं, आज तो मैं कह रहा हूं कि सभी अखबारों में आप सब लोग छापे, सभी सोशल मीडिया न्यूज में छप रहा है किस प्रकार से जेसीसी और जेपीएससी की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ हुआ, घोटाला हुआ, नौकरी को कैसे बेचा गया है। उसके लिए जब बच्चे बैठे हुए हैं, किस प्रकार से चर्चाएं बाजारों में है कि चेयरमैन को कितना 70 करोड़ या कितना रुपया दिया गया। तो इन सारे मुद्दों को दबाने के लिए राज्य सरकार एक ये जो एमएमडीआर एक्ट संशोधन के विरोध में आंदोलन करने की वो चेतावनी दे रहा है। उससे अधिक और कुछ भी नहीं है इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। वही तो कह रहे हैं ना, पूरा देश देखेगा। एक्ट तो पूरा देश के लिए बना है। उनके एमपी लोग क्या कर रहे थे संसद में, और फिर सरकार ने तो कुछ भी पैसे की कटौती नहीं की है। सरकार ने इतनी कहा कि आप अतिरिक्त जो उपकर सरकार भी हताशा लगाती, आप सबको उन्होंने बताया कोयला पर 450 और आयरन ओर पर 600 रुपया प्रति टन, जबकि रॉयल्टी मिलता है मूल्य आधारित, ये है वेट बने वजन के आधार पर प्रति टन। भाई, कोई भी मूल्य निर्धारण होता है ग्रेड के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर। तो उससे आप समझ सकते हो कोयला का भी कई ग्रेड है। आप सब लोग थोड़ा पता कर लेना कौन कौन ग्रेड है, किस ग्रेड का क्या उसका रेट है। माने बेडिंग प्राइस जो देता है वो सब आसपास रहता है सब में। तो किस प्रकार से इससे नुकसान है देश को, और जहां सरकार शेष प्राप्त कर सकती है, रॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं, प्रीमियम प्राप्त कर सकती है, लेकिन उस काम को तो सरकार 6.5 वर्षों से कुछ किया ही नहीं है। तो इसीलिए जनता अच्छी तरह से इसको समझ रहे हेमंत सोरेन सरकार को कि इन्होंने अचानक इस पर इतनी लंबी लंबी क्यों बात कर रहे हैं। उसके पीछे का यही कारण है कि बच्चों के आंदोलन को डाइल्यूट करने की भरसा को कोशिश कर रही है। ये सब जो सबसे प्रमुख मांग है झारखंड सरकार की, उसका 1,30,30 करोड़ बताया जा रहा है, वो खत्म हो जाए। ये इसको आपको जल्दी से कर। मैंने कहा कि वो तो शुरू से ही मैंने बार बार कहा, आज तक तो कभी बताया नहीं है कि भैया कौन कौन पैसा है, क्या क्या पैसा है। हमने तो बार बार कहा, अखबारों में भी वो विज्ञापन जारी करता किस साल का क्या पैसा है। 132 हम लोग रोज सुनते रहते हैं। अगर कोई भी आपके पास चला जाए और बोले कि आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने हमसे इतना कर्ज लिया था, आप ऐसे ही दे दीजिएगा जैसे क्या आप उससे पूछिएगा कि भैया बताओ कब लिया था, किस काम के लिया था, कौन लोग गवाह है, कुछ तो होगा रिकॉर्ड में। वो आप एक दिन डिस्प्ले कर दीजिए। इतना विज्ञापन में पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक बार खर्च कर दीजिए, कम से कम पूरा राज्य की जनता को अच्छी तरह से पता रहेगी।
तो अवैध उत्खनन ही तो इसे झारखंड में आप किसी भी लोग बोलते हैं ना कि अब ऑक्शन में लोग कोयला लेना बंद कर दिया। अब जितना भी स्पॉन्ज आयरन की आप फैक्ट्री में जा करके देखो, उनसे पूछो कितना ऑक्शन में लेते। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा, बेचारा उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ तो सरकार की ओर से दबाव है, एसपी की ओर से दबाव है कि आप ये चोरी का कोयला आप यहाँ जलाइए, लगाइए, आप यहाँ चोरी का आयरन और आप यहाँ इसको गलाइए। तो ये सब स्पष्ट है। कई दफा मेरी इस बात को बोल चुका हूँ। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।